लोकतंत्र संभवतः वर्तमान समय में मनुष्य समाज की सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ वांछित सुधार प्रक्रिया के चलते पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का थोड़ा अभाव रहा, किंतु विषय की संवेदनशीलता और भारत की लोकतंत्र हेतु स्पष्ट नीति के चलते हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जहां एक ओर जम्मू कश्मीर की जनता में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है, वहीं भारतीय चुनाव आयोग हमेशा की तरह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए धरातल सतह पर अपने पूरे समर्थ के साथ काम कर रहा है। भारत का सशक्त चुनाव आयोग अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुका है। आकाशवाणी समाचार जम्मू यथासंभव प्रयास कर रहा है क्षेत्र के हर एक मतदाता को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक शक्ति का एहसास हो और वह अपने वोट के अधिकार को अपने विवेक अनुसार प्रयोग में लाए। इसी दिशा में एक चरण के तहत आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले जी। पीके पोले सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर, जानते हैं कि चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव आयोग चुनाव के लिए कितना और किस तरह से तैयार है, इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव था 2014 में हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य था और आज धारा 370 हटने के बाद ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर आपने कुछ अलग तरीके से तैयारी की है या कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं या आम चुनाव की तरह ही सभी तैयारियों को अंजाम दिया जाए? जो आपने पहले कहा कि तकरीबन 10 साल पहले 2014 में चुनाव जो हुए थे वो एक जम्मू एंड कश्मीर जब एक स्टेट होता था और आज जो चुनाव हो रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हो रहे हैं। और उसमें क्या नई चीजें है, क्या बदलाव है, उसमें मोटे तौर पर देखूं तो 3-4 चीजें बदली हुई है। एक तो पहले आज का जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो 2 डिवीजन जो है उसमें 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज लद्दाख में होती थी, तो 87 कुल मिलाकर के होती थी। तो आज के जम्मू कश्मीर में 2014 में 83 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो वो आज वो 90 हो गई। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही होगी कि जिसका एरिया पुराना जैसा था वैसा ही, मतलब पॉपुलेशन ओवरऑल नंबर ऑफ विलेजेस सेम रहे होंगे, लेकिन पहले जैसे है वो आज नहीं रहे, मतलब उसका एक्सटेंट जो है, हाँ, एक्सटेंट बदल गया। दूसरी बात आप सबको पता है कि 2014 तक, इवन 2019 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तब तक यहाँ के जो भी चुनाव होते थे सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अलावा दूसरे किसी चुनाव में यहाँ जो दूसरे कितों से लोग यहाँ आकर के बैठे हुए थे, चाहे कितने भी सालों से है, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। अभी क्योंकि जो है सेम राइट्स एंड ड्यूटीज जो कि दूसरे स्टेट्स में अवेलेबल है वो सेम यहाँ लागू की गई है, तो उससे चलते बहुत सारे लोग, जिसमें एक वाल्मीकि कम्युनिटी भी है और दूसरे लोग भी है जिनको पहले मतदान के राइट्स नहीं थे, अभी यहाँ जो है अपना भी राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकते। पोले साहब, हम सभी जानते हैं कि चुनावों की घोषणा के साथ ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इसी से संबंधित मेरे 1-2 आपसे सवाल हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आदर्श आचार संहिता की जो अनुपालना है इसको किस तरह से आप यकीनी बना रहे हैं, और अभी तक आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना के कितने मामले सामने आ चुके हैं और इन मामलों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इलेक्शन में अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, वैसे ही इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले गवर्नमेंट मुलाजिम भी रहते हैं, आम आदमी भी रहते हैं, प्रेस एंड मीडिया भी रहते हैं। इन सब स्टेक होल्डर्स को एक पर्टिकुलर ब्रॉडर दायरे में रहते हुए, एक कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हुए काम करना हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट काफी इवॉल्व प्रोसेस है, पिछले तकरीबन 3-4 डेकेड से ये इवॉल्व हुई है और आज काफी बड़े उसमें फाइन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हर एक स्टेक होल्डर्स को पता है कि उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स हर किसी के लिए फ्रेम किए गए हैं और ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। चाहे मान लीजिए मीडिया की बात करें तो मीडिया में पेड न्यूज नहीं आनी चाहिए, बाकी जो चीजें है प्रोटोकॉल जो होता है सीट पोल रिलेटेड और बाकी जो है वो उन्होंने फॉलो करना है। सेम कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, उन्होंने रिलीजन, कास्ट, रेस और जो बाकी चीजें है उस पर वोट नहीं मानना चाहिए। सेम तौर पर जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनके लिए भी ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। उन्होंने भी ये न्यूट्रल तरीके से रहते हुए अपने काम को अंजाम देना अपेक्षित रहता है। तकरीबन आज तक हमने जो 16 अगस्त से असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस होकर के हुए हैं, 175 के करीब हमने एमसी से रिलेटेड नोटिस इशू किए हैं, जिसमें हमें लगा कि वायलेशंस हुआ है किसी न किसी स्टेक होल्डर से, चाहे गवर्नमेंट मुलाजिम है, पॉलिटिकल पार्टीज है, मीडिया है, और उनमें जो है 9 FIR भी दायर किए हैं। 5 के करीब गवर्नमेंट मुलाजिम के खिलाफ भी जो है हमने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेन पर्पज ये रहता है कि एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस को हम कंडक्ट कर सके और हर एक स्टेक होल्डर्स अपने दायरे में रहते हुए काम कर। सर, आपके विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता की
पालना को किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है, किस तरह से नजर रखी जा रही है इन सब गतिविधियों पर? हर एक जिले के सतह पर कंट्रोल रूम्स बने और मेरे दोनों ऑफिसेस में, श्रीनगर में और जम्मू में, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मतलब मेजर बड़े पैमाने पर की कंट्रोल रूम बनी। उसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स है उसको मॉनिटर करते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल जो आजकल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पोर्टल जिनको हम कहते हैं, उसको भी देखते हैं। प्रिंट मीडिया जो पहले से चला आ रहा है उसको भी हम देखते हैं। एफएम्स और बाकी जो मीडिया के अलग अलग संसाधन है उस पर भी हम नजरसानी करते हैं। साथ बसाथ कहीं अगर पब्लिक को लगता है कि किसी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया तो सीविजिल के जरिए से भी हमारे पास कंप्लेंटें आती है। इन सब अलग अलग किस्म के मीडियाज और पब्लिक से जो फीडबैक आता है, ग्रीवेंसेस आती है, या बहुत बार ये देखा है कि कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के चलते दूसरा जो अपोनेंट रहता है वो भी कंप्लेंट करता है। हम इन सभी कंप्लेंट्स को लेते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्राइमा फेसी लगता है कि नहीं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। जिसने ये किया है उसको हम नोटिस देते हैं कि आप बताओ इसमें ये आपने उल्लंघन किया, प्राइमा फेसी लगता है, आपको क्या करना। नॉर्मली वो 24 घंटे की नोटिस रहती है ताकि इमीडिएटली वो अपना रिप्लाई दे सके। उसका रिप्लाई आने के बाद और जो फैक्ट्स है वेरिफिकेशन के बाद उस पर हम नतीजे पर पहुंचते हैं क्या सच में इसमें कुछ बेसिस था या नहीं। आजकल क्योंकि फेक न्यूज का जमाना है, डीप फेक्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को भी मिसयूज करते हुए अपोनेंट्स के जो है जो उन्होंने वायलेशन नहीं किया वो भी दिखाया जा सकता है। हम पहले जो है इसको वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद जब सही लगता है तो फिर आगे की कार्रवाई। जी सर, आपने कहा कि आज टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई तकनीकी पहल की गई हैं। सब जानते हैं कि ये जो टाइम है, ये जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में मोबाइल और मोबाइल ऐप्स काफी महत्वपूर्ण बन जाए। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप की जिनके माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता पैदा की जा रही है, कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तृत। आम मतदाता के लिए यूजफुल हो सके ऐसे 3-4 ऐप्स जो ऑनरेबल कमीशन ने पिछले काफी सालों से बनाए हुए हैं और हर इलेक्शन में हम उसको यूज करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है सीविजिल। सीविजिल पर हम किसी भी आम शहरी को लगता है कि किसी कैंडिडेट ने, पॉलिटिकल पार्टी ने या गवर्नमेंट मुलाजिम ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, कोई चीज उसको लगती है कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसका फोटो या वीडियो खींच करके वो अपलोड कर सकता है। उसकी जो सोर्स की जो सिक्रेसी है वो मेंटेन करते हैं, उसको डिस्क्लोज किए बगैर हम वेरीफाई करते हैं कि उसमें सच्चाई थी या नहीं थी। नॉर्मली हम प्रयास करते हैं 100 मिनट के अंदर अंदर उसको डिस्पोजल। दूसरा आप रहता है केवाईसी, नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट में हर एक वोटर देख सकता है कि उसके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके एफिडेविट क्या है, उसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या दिखा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट क्या दिखा है, उसने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या क्लेम किया है और बाकी जो नॉमिनेशंस के दरमियान जो इंफॉर्मेशन वो भरता है वो सब चीजें नो योर कैंडिडेट के फॉर्म में आम आदमी को अवेलेबल है, जिस जरिए से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके और सही कैंडिडेट चुन करके दे सके। तीसरी आती है वोटर हेल्पलाइन ऐप। अगर मान लीजिए कोई 18 साल का हो गया है या पहले दूसरी जगह पर था, आज मान लीजिए शहर में आ गया है रूरल एरिया से, या मान लीजिए लड़की की शादी होने से पहले अपने माता पिता पे के यहाँ वो वोटर रजिस्टर थी, अब दूसरी जगह शादी होने के बाद वो वोटर रजिस्टर करना चाहती है, तो उस हालात में वो वोटर एनरोलमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप का यूज जो है आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है उसको सेलेक्ट करने के लिए भी करते हैं, वोट जानने के लिए भी करते हैं कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा आता है, मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी आती है, मेरा बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन है, अगर उनको कोई क्वेरी है तो वो सब इंफॉर्मेशन वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए से वोटर्स को रहती है। इन 2-3 ऐप्स के अलावा हमने सीओ ऑफिस की जो वेबसाइट है उसको भी नए सिरे से बनवाया है। co-jk@nic.in ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग ये सब ऐप डाउनलोड करने के लिए भी वहाँ लिंक दिए हुए हैं। आप वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना है, आपका नाम सच में है या नहीं है और क्या कोई उसमें गलती तो नहीं है, नाम तो है, तो वो सर्च करना है। BLO सर्च करना है, आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर देखना है कौन है, बूथ कौन सा है देखना है, बूथ पर फैसिलिटीज क्या क्या है वो एडवांस में पता करनी है। वो सब जानकारी जो है हमने हमारे वेबसाइट्स पर भी रखी। वोटर हेल्पलाइन जिसमें अगर कोई एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है उसका पोलिंग बूथ अगर बाद में बदलता है उसके लिए उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ेगी अपना ये बदलने। ब्रॉडर लेवल पर 3 किस्म के फॉर्म्स, एक रहता है फॉर्म नंबर 6, वो रहता है फ्रेश वोटर बनने के लिए। अगर पहले आप कहीं भी वोटर नहीं है, इवन दूसरे किसी स्टेट में भी वोटर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, आपकी उम्र 18 साल की हो गई है, तो ये फॉर्म नंबर 6। दूसरा रहता है फॉर्म नंबर 7, आप वोटर बने हैं लेकिन डिलीट करना चाहते, कहीं दूसरी जगह ऐड करना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई फोत हो गए फैमिली में कोई मेंबर जो है। तीसरा रहता है कुछ चेंज करना है, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा एक मैरिड लड़की के संदर्भ में, उस संदर्भ में फॉर्म नंबर 8 भराया जाता है। फॉर्म नंबर 8 में आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, पोलिंग स्टेशन का आपका नाम चेंज हो रहा है, सरनेम चेंज हो रहा है, कहीं अगर मान लीजिए उसकी उम्र पहले गलत लिखी तो लगता है नहीं
करेक्ट डालने की जरूरत है, वो सब चीजें जो है फॉर्म नंबर 8 के जरिए से होती है। तीनों जो फॉर्म है इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और 2 किस्म के डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। एक रहता है आईडी कार्ड, मतलब आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला प्रूफ, जिसमें कि आपका आधार हो सकता है, आपका बैंक का पासबुक हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आईडी कार्ड हो सकता है, या दूसरा कोई भी जो है जिसमें आपका फोटो लगा है, नाम और बाकी डिटेल्स लगे हैं, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने वो इश्यू किया। वो हो गया आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला कि आप इस नाम से है और आपका ये फोटोग्राफ। दूसरा रहता है आपका एड्रेस, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंस। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके इसमें ये हो सकता है कि उसका जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड का कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए उनकी जमीन या घर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, उनका बैंक का पासबुक है, या उनकी जो शादी हुई है, शादी की जो पत्रिका रहती है वो भी उस पर अगर अपलोड किए, कि जिस पर की रहता है कि हस्बैंड का एड्रेस दिया हुआ रहता है, नाम एंड वो बाकी चीजें दी हुई रहती है, उस जरिए से हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, बाकी डिटेल्स चेक करते हैं और उस बेसिस। बोले साहब, अभी हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, एप्स के बारे में बात की। हम सभी जानते हैं कि बहुत से हमारे ऐसे नागरिक हैं, ऐसे मतदाता हैं, जैसे हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं जो टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमारे दिव्यांग मतदाताओं के लिए, हमारे बुजुर्ग मतदाताओं के लिए किस प्रकार से आप प्रबंध कर रहे हैं ताकि वो भी अपना मतदान सुनिश्चित कर सकें? ऑनरेबल कमीशंस का हमेशा ये प्रयास रहा है कि इलेक्शंस कॉम्प्रिहेंसिव हो, ऑल इंक्लूसिव। इलेक्शन सबके लिए है और सभी ने उसमें शिरकत करनी चाहिए, खास करके वो तबके जो एज ग्रुप के हिसाब से है या कम्युनिटी के हिसाब से। नॉर्मली जितनी पॉपुलेशन है उतने परसेंटेज में वोट नहीं। जो आपने 2 पर्टिकुलर समाज के तबके पूछे, एक उम्र के हिसाब से अबव 85 और दूसरा जो है जिनकी डिसेबिलिटी है। अबव 85 जो उम्र वाले बुजुर्ग है उनके लिए हम होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर में होम वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई और अभी विधानसभा में भी ये कल से 11 तारीख से फर्स्ट फेज के जिलों में जो है शुरू हो रहा है और फिर सेकंड फेज और थर्ड फेज में भी आएगी। जो लोग अबव 80 के है और अप्लाई करते हैं होम वोटिंग के लिए, उनके घर पर जाकर के हम पोलिंग स्टेशन क्रिएट करते हैं और बैलेट पेपर टाइप जो है उनका वोटिंग होकर के एक बक्से में डाल। सर, ये किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं होम वोटिंग के लिए? होम वोटिंग के लिए जो अपना बूथ लेवल ऑफिसर रहता है उसके पास ही एक एप्लीकेशन भरना होता है, उसको फॉर्म 12D बोलते हैं, या सिंपल एप्लीकेशन भी भरा कि मेरा ये वोटर लिस्ट में नाम है, ये मेरा सीरियल नंबर है और मैं होम वोटिंग करना चाहता हूँ, मेरी उम्र 85 से अबव है। उसको कोई प्रूफ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि वोटर लिस्ट में ही हमारी उम्र लिखी हुई रहती है। तो वोटर लिस्ट की जो उम्र है उसी को हम फाइनल मानते हैं और उसी बेसिस पर जो है उनको होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा। कोई अगर बुजुर्ग मान लीजिए 85 से कम है या इवन 85 से अबव है और पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोटिंग करना चाहते हैं तो उस हालत में हम उनके लिए स्पेशल क्यूज लगाते हैं। उनके लिए रैंप बने हुए हैं और व्हीलचेयर्स भी रखी हुई रहती है हर एक पोलिंग स्टेशन पर। डिसेबल्स के लिए भी है ये चीजें उपलब्ध है। 40% डिसेबिलिटी जिनकी आती है मिनिमम, उनको होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध। साथ में ब्लाइंड डिसेबल्स के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में भी कैंडिडेट के डिटेल जो बैलेट यूनिट रहता है उसके बगल में रखे रहते हैं ताकि उनको अगर खुद किसी के सहारे के बगैर अगर वो वोट करना चाहते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट की डिटेल जो है ब्रेल में रखे रहते हैं बैलेट यूनिट के बगल में और वो उस हिसाब से फिर जो है वोटिंग कर सकते हैं। विस्थापन के बाद जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे वो देश भर की अलग अलग जगहों पे गए और प्रक्रिया में या इस चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है या इसके पहले भी उनकी जो इसमें हिस्सेदारी है वो कुछ कम देखी गई। उनकी इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाए? कश्मीरी माइग्रेंट्स एक स्पेशल वोटर्स में आते हैं तो उनके लिए हमने एनरोलमेंट करने के लिए स्पेशल ड्राइव्स, इवन इंडिया के जो मेन 7-8 मेट्रोपॉलिटन टाउन्स है वहां भी उनके लिए हमने कैंप्स लगाए। जो पहले से वोटर थे या एनरोलमेंट ड्राइव के दरमियान जो वोटर बने हुए हैं उनके लिए हम 2 किस्म के इंतजाम का, एक तो पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोट करने के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाते हैं। जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4, ऐसे कुल मिलाकर के 24 पोलिंग स्टेशन हमने बनाए हुए हैं जहाँ की वो पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोट कर सके। दूसरा रहता है अगर उनको लगता है नहीं पोलिंग स्टेशन पर आए बगैर पोस्टल जरिए से वो बैलेट पेपर मंगाए और पोस्टल वोट करे तो वो फॉर्म 12C भरते हैं और फॉर्म 12C आने के बाद ये यारो माइग्रेंट जो है उस हिसाब से उनको पोस्टल बैलेट भेजता है। पोस्टल बैलेट पर वो वोट करते हैं और फिर अपना वोट जो है उस जरिए से देते। स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो बना है वहाँ हमने के लिए भी सेम सुविधाएं रखी हुई है जो आम पोलिंग स्टेशन पर रहती है। पुलिस साहब, एक टर्म आजकल बहुत सुनने में मिल रही है, ग्रीन इलेक्शंस। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ग्रीन इलेक्शंस क्या है इस संबंध में जानकारी दें। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का
हमेशा ये प्रयास रहा है कि इलेक्शन जो एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें कि इतने बड़े पैमाने पर लोग शिरकत करते हैं। सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज ही कैंपेन नहीं करती है, इवन लोग भी जो है पोल डे पर इतने बड़े पैमाने पर किसी दूसरे एक्टिविटी में नहीं आते हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेचुरली जो है इसमें चाहे अनचाहे कहीं न कहीं तो जो है वेस्ट जनरेट होता है और एनवायरनमेंट को भी डैमेज होता है। स्टिल ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन प्रयास करता है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों को यूज कर सके, जिसमें जैसे कि इलेक्शन के दरमियान फ्लेक्स का काफी बड़े पैमाने पर यूज होता है। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी जो फ्लेक्स यूज करती है अवेयरनेस के लिए, स्वीप कैंपेन के लिए, वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बने ताकि वो बायोडिग्रेडेबल हो और डिग्रेड होने में वो आसानी से डिग्रेड हो सके यूज के बाद। साथ बसाथ कमीशन का ये भी प्रयास रहता है कि जो हम मटेरियल यूज करते हैं, बुक्स हैंड बुक्स यूज करते हैं, उनको जलाएं, उनको जो है टॉर्न करें और टॉर्न करने के बाद कंपोस्ट उससे बनाए। जो भी हमारा चाहे अनचाहे में एनवायरनमेंट को डैमेज होता है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ग्रीन पोलिंग स्टेशन भी बनाता है। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलिंग स्टेशन रहेगा जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन के तौर पर हम डेवलप करेंगे उसको। ग्रीन पोलिंग स्टेशन मतलब उसके एरिया में इधर उसी प्रेमाइसेस में या नजदीक जो स्टेट लैंड, काचराई लैंड या नाला वगैरह फॉरेस्ट की डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होगी वहां हम बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करेंगे। मिनिमम जो है 100-200 या उससे भी ज्यादा प्लांट्स वहां प्लांटेशन करें। दूसरा रहता है कि हर एक पोलिंग स्टेशन चाहे वो ग्रीन पोलिंग स्टेशन है या नहीं है, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन जो तकरीबन 12,000 के करीब आते हैं, वहां औसतन 5 से 15-20 तक प्लांट्स लगाए। अगर उस प्रेमाइसेस का दायरा छोटा है तो हम मिनिमम 5 प्लांट्स लगाएंगे, और दायरा अगर बड़ा है, कंपाउंड वॉल बड़ी है, प्रेमाइसेस बड़ा है, तो बच्चों का खेलने का कूदने का जो ग्राउंड है उसके अलावा जो पेरीमीटर रहेगा उस पर मिनिमम हम 15-20 प्लांट्स करेंगे। इसके लिए कल से ही हर एक पोलिंग स्टेशन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, कहीं कहीं प्लांटेशन शुरू भी हो गया है। 15 तारीख तक जो 12,000 के करीब हमारे पोलिंग स्टेशन है उन पर प्लांटेशन करने का हमारा इरादा है। प्लानिंग के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा हम प्लांट्स इस इलेक्टोरल प्रोसेस के दरमियान लगे। पुलिस साहब, और भी एजेंसीज को इस कार्य में साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें या वन विभाग की बात करें, तो किन किन डिपार्टमेंट्स को आप साथ लेके चल रहे हैं? डेफिनेटली इलेक्शन जो है, इलेक्शंस सिर्फ इलेक्शन डिपार्टमेंट कंडक्ट नहीं कराता है, उसमें हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हम यूज करते हैं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, आंगनवाड़ी है, फॉरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट एंड सोशल फॉरेस्ट्री का हम खास करके ये जो प्लांटेशन ड्राइव हुए उसमें यूज कर रहे हैं 2-3 कामों के लिए। एक तो साइंटिफिक तरीके से वो गाइड कर सके कि पिट कैसा खोदना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर खोदना चाहिए, कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। दूसरा, प्लांट उनके नर्सरी में बने हुए रहते तो प्लांट्स। तीसरा जो है, उनके जो कर्मचारी रहेंगे वो एक ऐप उनके लिए डेवलप किया है हमने, उसमें लैट लॉन्ग बेस्ड फोटोग्राफ निकालेंगे और अपलोड करेंगे, अपना नाम डिटेल्स भी डालेंगे ताकि एक वेरीफाइबल प्रूफ रहेगा कि नहीं सच में इतने जो है 1 लाख प्लांट्स हुए हैं। और आगे अगर मान लीजिए उसमें कुछ मोर्टेलिटी होती है नेचुरली 10-15% तो डेफिनेटली होती है 5-6 महीने में, तो जो हमारा नेक्स्ट राउंड आता है इलेक्टोरल रिवीजन का, क्योंकि हर 3 महीने में रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल का, तो दिसंबर-जनवरी में जो है इसका रिवीजन आ जाएगा, या 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे रहता है, उस समय भी जो है जो मोर्टेलिटी हुई है उसको हम फिर से वहाँ प्लांट लगाएंगे। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, युवा, उनमें मतदान को लेकर काफी उत्साह, लोकसभा चुनाव में भी उनकी हिस्सेदारी जो थी वो अच्छी रही। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए, उन्हें मतदान केंद्रों तक लाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? जो यूथ्स है जिनकी एज 18 से 29 की आती है, 10% जो है 30% के करीब आता है। एग्जैक्ट नंबर की अगर बात करूँ तो 23.34 लाख आउट ऑफ 88 लाख इस एज ग्रुप के वोटर्स। और उसमें जो 18-19 एज ग्रुप रहता है, जो नॉर्मली अभी 18 साल का हुआ रहता है और वो फर्स्ट टाइम वोटर कर रहा है, ये दोनों एज ग्रुप में चाहे 18-19 वाला है या 18 से 29 वाला है, इनमें इलेक्शन से रिलेटेड अर्बन एरियाज में थोड़ी सी आपत्ति देखा। सिटीज में जो है नॉर्मली, क्योंकि ये तबका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ रहता है ज्यादा, और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, कोई अनचाही चीज है तो उस पर वो कमेंट भी कर लेते हैं। लेकिन देखा गया है कि मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में जो है यूथ्स में कहीं आपत्ति है, तो उसको दूर करने के लिए यूथ्स को कैसे हम अट्रैक्ट करें, जो हमारे देश का भविष्य, और सच में उनके हाथों में जो है 30% वोटर की स्ट्रेंथ जो है यूथ्स की काफी साइजेबल नंबर है, तो इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लेना बढ़ चढ़। इसके लिए हम काफी काम करते हैं, जैसे कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलिंग स्टेशन रहेगा जो यूथ मैन रहेगा, मतलब वहाँ जो हमारे जो कर्मी रहेंगे, इलेक्शन कर्मी, उनकी उम्र जो 20-21 साल की रहेगी। अभी जस्ट गवर्नमेंट नौकरी में आए हैं और उनको हम ट्रेन करा करके
करके वहाँ पोल ड्यूटी पर लगाएंगे, ताकि जो वोटर वहाँ आएगा, खास करके जो यूथ वोटर रहेगा, उनको लगेगा कि नहीं, हमारे जैसे ही उम्र वाले लोग जो है इसमें सिर्फ यूथ्स को एनकरेज करने के लिए हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, साथ में कैंपस एम्बेसडर्स भी रखे हैं और डेडिकेटेड EAROs भी बनाए, ताकि जो भी जिसकी भी उम्र 18 साल की हो जाए वो एनरोल हो सके और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के जरिए से उसमें एक अवेयरनेस फैला। अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सहयोग से हमें 2 वैन्स मिल रहे हैं, जिस जरिए से हम ये जो इलेक्टोरल अवेयरनेस है, खास करके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ये ऑलमोस्ट अप राउंड द ईयर की एक्टिविटी बनी, ना सिर्फ इलेक्टोरल इलेक्शन पीरियड के लिए लिमिट रहेगी, इवन राउंड द ईयर भी जो है हम ये करते रहेंगे। सिविक साइंस के तौर पर हम स्कूल्स में यही पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये जो वैन्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमें दे रही है वो हम इसी पर्पज के लिए यूज। सर, स्वीप इसमें मेन फैक्टर रहता है। स्वीप के जरिए काफी ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उनको जानकार बनाया। कैसी गतिविधियां जो हैं वो आप चला रहे हैं युवाओं को मद्देनजर रख? ऑनरेबल कमीशंस का प्रयास रहता है कि ना सिर्फ हम इलेक्शन कंडक्ट करें, लेकिन उसमें साथ बसाथ इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत भी कर सकते। तो शिरकत करने के लिए फर्स्ट कोई चीज अगर जरूरी रहती है तो वो अवेयरनेस की जरूरत रहती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसको हम स्वीप के नाम पर जानते हैं, ये हम काफी प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें थर्ड पार्टी के जरिए से हम नॉलेज एप्टीट्यूड सर्वेज कराते हैं। जनरली वोटर्स में इलेक्टोरल प्रोसेस रिलेटेड नॉलेज की लेवल क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें सफिशिएंट नॉलेज है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कम नॉलेज है, खास करके EVM कैसे वर्क करती है और बाकी चीजों से रिलेटेड। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी स्वीप की स्ट्रेटेजी बनती है, प्लान बनता है, जिसमें हम यूथ, वुमेन, एल्डरली पर्संस, ट्राइबल्स, कश्मीरी माइग्रेंट या दूसरे जो ऐसे तबके जरूरत है जो नॉर्मली थोड़ा पार उतनी शिरकत नहीं करते इलेक्टोरल प्रोसेस में, उन पर काफी हम स्ट्रेस देते। पुलिस साहब, आपने हमें यूथ मैन्ड पोलिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी दी। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, पूरे केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो कितने मतदान केंद्र इस बार आप बनाने जा रहे हैं और किस किस प्रकार के रहेंगे ये मतदान केंद्र? कुल मिलाकर के 11,838 हमारे टेरिटोरियल पोलिंग स्टेशन रहेंगे। टेरिटोरियल पोलिंग स्टेशन मतलब जिसको हम नॉर्मल, इसके अलावा माइग्रेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि 24 लोकेशन पर हर एक फेज में जितनी असेंबलीज है उतने पोलिंग स्टेशन। जैसे जम्मू में 19 लोकेशन रहेंगे माइग्रेंट के लिए और 19 लोकेशन पर फर्स्ट फेज में 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है कश्मीर की, तो 16 हर एक लोकेशन पर पोलिंग स्टेशन हम ये अलग है। जो टेरिटोरियल पोलिंग स्टेशन जिसको हम नॉर्मली पोलिंग स्टेशन के नाम पर जो जानते हैं वो है 11,838। 3-4 किस्म के हम पोलिंग स्टेशन करते हैं, अलग अलग स्वीप की स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रख। एक रहता है पोलिंग स्टेशन ऑल वुमेन मैन्ड पोलिंग, जिसमें न सिर्फ हमारे इलेक्शन कर्मी, इवन जो सिक्योरिटी का स्टाफ रहता है वो भी वुमेन रहता है। BLO भी वुमेन रखने का हम प्रयास करते हैं ताकि उस जरिए से एक मैसेज जा सके कि वुमेन अभी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। न सिर्फ वोटिंग, इलेक्शन कंडक्ट करवाने जैसी एक क्रिटिकल एक्सरसाइज भी वो बहुत बेखुदी से कर सकते। और इससे जो है जो हमारा 50% वुमेन तबका रहता है जो वोटिंग में थोड़ा कम शिरकत करता है, उनकी भी पार्टिसिपेशन अच्छी रहेगी, हमारे मकसद रहता है। दूसरा रहता है जो आपने अभी बताया कि यूथ मैन्ड पोलिंग स्टेशन, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा हम रखते हैं कि जहां हमारे कर्मी जो है यंग है, यूथ है। तीसरा रहता है डिसेबल फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन। हमारे कर्मी, इलेक्शन कर्मी डिसेबल कैटेगरी से रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में भी पर्टिकुलर परसेंटेज रखा है स्पेशली एबल्स के लिए, तो उनमें से जो लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उनकी स्वेच्छा से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो फिर इलेक्शन कंडक्ट। चौथा रहता है ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जिस पर मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करते हैं। ये स्पेशल कुछ पोलिंग स्टेशन हम बनाते हैं जिस जरिए से हम एक इलेक्टोरल अवेयरनेस करने, अलग अलग सेगमेंट से उनको वोटिंग करने में पार्टिसिपेट करने के लिए अट्रैक्ट। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में जो कुछ IB के पास हैं, कुछ LOC के पास, ऐसी जगहों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे मतदाताओं की जो शमूलियत है इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर? कठुआ, जम्मू, सांबा, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर, ये 7-8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें IB एंड LOC के एरियाज। कुल मिलाकर के 428 के करीब हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो IB LOC पर आते हैं। पिछले 4 साल से सीज फायर चल रहा है और लोकसभा इलेक्शंस भी पीसफुल तरीके से हुए। मुझे नहीं लगता उसमें जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से कुछ दखलंदाजी करने की प्रयास होगा। स्टिल हमने हमारा प्लान भी तैयार रखा हुआ है, कोई अगर ऐसी इवेंचुअलिटीज होती है तो हम उसको सही सलामत इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते। इसमें से क्या कुछ संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस भी हैं? रहते हैं जिसमें पोलिंग का एक पर्टिकुलर परसेंटेज या मान लीजिए वहाँ की जो पास्ट
इंसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम संवेदनशील पोलिंग स्टेशन भी बनाते हैं। वो लोकल लेवल पर एक्साइज हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स रहते हैं और सेक्टर पुलिस ऑफिसर ज्वाइंटली मिलकर के जी पोले साहब, हम सभी जानते हैं कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की जो गिनती है वो बढ़कर 90 हो चुकी है। तो किस जिले में कौन सा नया विधानसभा हल्का क्रिएट किया गया है, इस बारे में लोगों को किस प्रकार से जागरूक बना रहे हैं आप? मैं बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, आप ये चाहते हैं कि कोई भी वोटर, चाहे मान लीजिए किसी भी जिले का है, उसको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है वो कैसे पता चलेगा? परिसीमन के बाद उसकी बाउंड्री चेंज हो गई है। बहुत सारे केसेस में इवन नाम भी चेंज हो गए। जैसे हमारे जम्मू की बात करूँ तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, अब उसका नाम बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है। तो इन तमाम जो चीजें हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए से इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी इंफॉर्मेशन है, और उससे इम्पोर्टेंट और एक हम इसमें काम करते हैं, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये स्लिप ये रहती है कि हर एक वोटर को इंडिविजुअल इन्विटेशन रहता है फॉर वोटिंग, क्योंकि ये एक अकेला तरीकाकार है, ये एक अकेला मीन्स है जो कि हर एक वोटर तक पहुंच, कोई कैंडिडेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी हर एक वोटर तक पहुंचती है ऐसे मुझे नहीं लगता। लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट और खास करके जो हमारी जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है हम हर एक वोटर को देते हैं। 88,00,000 के करीब जो हमारे वोटर्स है 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनको हम पोल डे के 5 दिन पहले ये वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें उसका सीरियल नंबर रहता है कि कौन सी सीरियल नंबर पर वोटर लिस्ट में उसका नाम का डिटेल्स रहता है, ताकि उसको पता चले कि कहीं बहुत बार जो है निकनेम से भी यूज होता है, उसको पता चले कि ऑफिशियल नाम क्या है। उसका पोलिंग स्टेशन का डिटेल्स रहता है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, पोल डे का डिटेल्स रहता है, कौन सा पोल डे है, और टाइमिंग रहती है कितने टाइम से कितने बजे तक पोल होने वाला। तो बेसिकली वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप लोगों के मन में कहीं अगर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है वो जानने से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर। पोले साहब, हम सभी ने देखा कि जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और बम्पर मतदान किया। इस बार जैसा कि आपने बताया, स्वीप के अंतर्गत आपके द्वारा कई गतिविधियां की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे आगे आए, मतदान करें, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। तो क्या कुछ उम्मीद लेकर चल रहे हैं? क्या लोकसभा में जो मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा था, क्या इस बार विधानसभा में उसको सरपास कर पाएंगे? डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं ओवरऑल यूनियन टेरिटरी की ही नहीं बात करूंगा, चाहे वो कश्मीर की हो, साउथ कश्मीर की भी हो, जो लोकसभा में पोल परसेंटेज रहा है उसको हम एक्सीड 1-2% से नहीं, काफी फीसदी से हम एक्सीड करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बार जो है मतदान जो है वो पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और लोग भारी संख्या में आके वोट करें। ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी के जरिए से जम्मू एंड कश्मीर के तमाम वोटर जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में शिरकत की, बहुत डिफिकल्टियों के बावजूद, जैसे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई, उस दिन बारिश चल रही, उसके बावजूद लोगों ने हिस्सा लिया। कश्मीर में नॉर्मली वोटिंग थी, सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं होती थी। टेरर या मान लीजिए बाइकआउट की कॉल से लोग में डर रहता, लेकिन उन सब चीजों को बावजूद जो है लोग बढ़ चढ़ करके शिरकत किए लोकसभा इलेक्शंस में। उन तमाम वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता। साथ बसाथ आपके लिए लोकसभा इलेक्शन या उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले जो विधानसभा के इलेक्शंस चल रहे, उसमें भी आप उतना ही शिरकत करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप पोलिंग स्टेशंस पर आएंगे, आपका जो पहला वोटिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहे, उस तरीके से इंतजामात हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर आपके लिए बनाए किए, ताकि आपका वोटिंग का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर। और साथ बसाथ आपसे गुजारिश भी है कि आप जरूर, जो आपका पोल डे है, फर्स्ट फेज 18 तारीख को, सेकंड फेज 25 तारीख को और थर्ड फेज 1 अक्टूबर को जो पोल डे है, उस दिन आपके गली में, मोहल्लों में, कस्बों में, विलेज में हम बहुत मेहनत करके आपके लिए जो पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे वहां आकर के वोट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले जी से। विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर बेहद व्यापक जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। पोले साहब, आप स्टूडियो में आए, अपना बेशकीमती समय निकाला, विभिन्न पहलुओं पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया है कुदरतुल्लाह ने। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पीके पोले से बातचीत कर रहे थे मैं, आपका मेजबान विजय बजाज, और मेरी सहयोगी श्रुति खजूरिया, संपादक एवं मार्गदर्शक एन गुलशन रैना, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।